आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा लास्ट चैप्टर, सिलेबस का लास्ट चैप्टर, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का जिक्र बिजनेस स्टडीज के हमारे 9 चैप्टर में भी बार बार हुआ था, जहां पर हमने फाइनेंशियल डिसीजंस के बारे में बात की थी कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन में भी उसके फैक्टर फैक्टिंग में कैश फ्लो पोजीशन, फाइनेंसिंग डिसीजन के फैक्टर फैक्टिंग में भी कैश फ्लो डिसीजन, या फिर हमारे डिविडेंड जो डिविडेंड डिसीजन था उसमें भी कैश फ्लो पोजीशन की बार बार वहां पर भी उनके फैक्टर फैक्टिंग में बार बार कैश फ्लो पोजीशन के बारे में बार जिक्र हुआ। तो व्हाट इज कैश फ्लो? कैश फ्लो देखो, आप इसके मीनिंग नाम से ही क्लियर है। कैश, कैश का मतलब होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, मतलब कैश हमारे पास चाहे कैश इन हैंड है, या कैश एट बैंक है, कैश एट शॉप है, या फिर कुछ चीजें होती हैं जो कैश के इक्वल होती है, जिस लाइक करंट इन्वेस्टमेंट या मार्केटेबल सिक्योरिटी, उसका फ्लो। अब फ्लो कैसा हो सकता है? फ्लो इनफ्लो भी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, आउटफ्लो भी हो सकता है। और कैश में कंसिस्ट क्या करेगा? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, या फिर हमारे को बोलते हैं उसको करंट इन्वेस्टमेंट, जिसका दूसरा नाम है मार्केटेबल सिक्योरिटी। तो हमारे पास कैश, कैश का मतलब कैश के सारे इक्विवेलेंट्स जो कैश के बराबर हो, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, करंट इन्वेस्टमेंट या मार्केटेबल सिक्योरिटीज। और फ्लो, फ्लो कैश का क्या हो सकता है? इनफ्लो, या तो किसी ट्रांजैक्शन की वजह से कैश बिजनेस में आ सकता है, या किसी ट्रांजैक्शन की वजह से कैश बिजनेस से जा सकता है। इनफ्लो कैश आ रहा है, आउटफ्लो कैश जा रहा है। वैसे बहुत सारी ट्रांजैक्शन ऐसी भी होती हैं जो कौन सी होती है हमारी, नॉन कैश, जो कैसी होती है हमारी, नॉन कैश, जिससे कैश का कोई भी फ्लो होता ही नहीं है, ना इनफ्लो ना आउटफ्लो। तो हमारी जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली एक ऐसी स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट मींस एक ऐसी स्टेटमेंट जो कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को शो करती है कि हमारे बिजनेस में ड्यूरिंग एन ईयर क्या क्या कैश का इनफ्लो हुआ है, कितना कितना कैश बिजनेस में आया है और कितना कितना कैश बिजनेस से गया है। इस चीज को शो करने वाली स्टेटमेंट को ही हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं। और इवनली दूसरा इसका ये भी है कि हमारे पास जो बैलेंस शीट है, स्टूडेंट आपने बैलेंस शीट जब कंपनी की बनाई थी उसमें आपने करंट ईयर का भी कॉलम लिया था और एक प्रीवियस ईयर का कॉलम लिया। मतलब ये दो डिफरेंट डेट की बैलेंस शीट है। अगर मैं मानता हूं 31/3/2020 है, तो प्रीवियस ईयर क्या था मेरा? 31/3/2019। तो इस दोनों ईयर्स में दो डिफरेंट डेट की बैलेंस शीट पे, दो डिफरेंट डेट की बैलेंस शीट में कैश और कैश इक्विवेलेंट के बैलेंस का जो डिफरेंस है उसका रीजन क्या है। मतलब मान के चलो लास्ट ईयर वो 1 लाख था और इस साल वो 2 लाख रुपीस है, तो जो इसमें चेंज आया है 1 लाख रुपीस का, कि जो पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल जो हमारा बैलेंस है कैश का वो 1 लाख रुपए से बढ़ गया। वो कैसे बढ़ा, कहां से आए पैसे, या कितने पैसे गए थे, इस चीज को शो करने वाली स्टेटमेंट ही हमारी होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट को अगर हम बात करें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट शोइंग इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश, की कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को शो करती है। और शो द रीजन, show the reason of difference between two different date balance sheet, कि दो डिफरेंट डेट की बैलेंस शीट में कैश के बैलेंस में जो भी डिफरेंस आता है उसके रीजन को भी कैश फ्लो स्टेटमेंट शो करती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है ये। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे पहले आपको बनाना है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो हमें प्रॉफिट बताएगा, फिर बैलेंस शीट जो हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बताएगी, और एक बनाएंगे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट
जो हमारे को कैश के बारे में इंफॉर्मेशन देगी कि हमारे पास कितना कैश आया, क्योंकि जितनी भी कैश की प्लानिंग करनी है कि भाई हमें क्रेडिटर्स को पैसे देने हैं, डेटर से कैश पैसे कब आ रहे हैं, हमारे पास पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब हम क्या हमारे पास एडिक्वेट ठीक ठाक कैश होता है ताकि हम अपने बिजनेस की सारी एक्टिविटीज को चला सकें। तो ये हमें पता चलेगा कौन सी स्टेटमेंट से कैश फ्लो स्टेटमेंट से। अब हम इसकी थ्योरी पढ़ते हैं बुक में से। तो इसमें मीनिंग में दे रखा है बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल डू नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। अब बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल थोड़ी बताएगी कि हमारे पास पूरे साल में कितना कैश आया है या कितना कैश गया है। तो इट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट विच गिव दिस इंफॉर्मेशन। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट है जो ये इंफॉर्मेशन हमें दे सकती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट दैट शोज द कैश फ्लोज, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बेटा कैश और कैश का इक्विवेलेंट कौन सा होता है, जो कैश के ही बराबर समझा जाता है। जो भी हमारा बैंक में पैसा है या हमारी करंट इन्वेस्टमेंट है, या करंट इन्वेस्टमेंट इज आल्सो नोन एज मार्केटेबल सिक्योरिटी during the period under report. Transactions that increase the cash and cash equivalents are inflows। अब जिस ट्रांजैक्शन से कैश का बैलेंस बढ़ रहा है, जिससे कैश का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, उसे हम इनफ्लो कहते हैं। और जिस ट्रांजैक्शन से कैश का बैलेंस रिड्यूस हो रहा है, हम उसे आउटफ्लो कहते हैं, कैश का आउटफ्लो। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्लूड्स। अब कैश और कैश इक्विवेलेंट में किसको इंक्लूड कर रहे हैं? कैश ऑन हैंड, बैंक बैलेंस, मार्केटेबल सिक्योरिटीज एक्सेट्रा, अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज। भाई अगर कुछ भी स्पेसिफाइड ना दे रखा हो तो करंट इन्वेस्टमेंट्स आर कंसीडर्ड एज मार्केटेबल सिक्योरिटी। करंट इन्वेस्टमेंट को मार्केटेबल सिक्योरिटी समझा जाता है और इसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ही मानते हैं। उसके बाद हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रेजेंट करने के स्टूडेंट वैसे तो दो मेथड है। वैसे हमारे पास दो मेथड है, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। एक है डायरेक्ट मेथड और एक है हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड हमारे सिलेबस में है नहीं, हमें सिर्फ सीखना है कौन सा मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में हमें क्या करना है? इसमें हमें जो पूरी की पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट है, जो हमारी पूरी की पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट है, हम उसे तीन पार्ट्स में डिवाइड करें। पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट को क्या करेंगे? हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले जो पार्ट बनाएंगे दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नंबर 2 सेकंड पार्ट बनाएंगे हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और लास्ट पार्ट जो हमारा बनेगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मतलब हम पूरे बिजनेस की सभी ट्रांजैक्शंस को, बिजनेस की सभी ट्रांजैक्शंस को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। सारी ट्रांजैक्शंस को ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट के तीन पार्ट्स बनेंगे हमारे, ए ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब इनमें कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस आएंगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी मींस मेन बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो हमारा मेन बिजनेस है, जो हमारा मेन बिजनेस गुड्स को सेल करना, परचेज करना, प्रॉफिट अर्न करना। तो जो हमारी मेन बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज है वो आएंगी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स, जो हमने हमारी फिक्स एसेट्स में पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, एसेट्स की वैल्यू कभी बढ़ रही है, कभी हम एसेट्स को परचेज कर रहे हैं, कभी हम सेल कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, एसेट से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस हैं उसको काउंट करेंगे हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिर फाइनेंस, कोई बिजनेस बिना फाइनेंस के चलता ही नहीं है। और फाइनेंस के हमारे पास कौन से सोर्स हैं? वो बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, बोरोड फंड, ओनर्स फंड, मतलब शेयर्स, कैपिटल, डिवेंचर्स या लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। तो बोरोविंग्स, जो भी हमारी बोरोविंग्स हैं, चाहे वो शेयर से रिलेटेड है या डिवेंचर से रिलेटेड है, वो इंक्लूड होगी कौन सी एक्टिविटीज में? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। मेन बिजनेस एक्टिविटी, ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स और ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू शेयर्स एंड डिवेंचर्स। तो इस तरह से हम तीन कैटेगरीज में कैश फ्लो स्टेटमेंट को डिवाइड कर देंगे, showing cash flow under three heads, namely cash flow from operating activity, cash flow from investing activity, cash flow from financing activity.
और कैश फ्लो फ्रॉम स्टेटमेंट बाय इनडायरेक्ट मेथड इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इनडायरेक्ट मेथड में जब कभी भी हम फाइनेंशियल स्टेट बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो किसके बेस पे बनाते हैं? वो बनाते हैं स्टूडेंट हम हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पे। मतलब हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ P&L गिवन होगी, उसी की हेल्प से हम इसको अपनी स्टेटमेंट्स को बनाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव टू डिटरमाइन द सोर्सेस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सोर्सेस का मतलब रिसिप्ट की कहां से हमारे पास कैश एंड कैश मतलब कैश आता है। टू डिटरमाइन एप्लीकेशंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की किस जगह पे हमें उसकी कैश की पेमेंट करनी होती है, मतलब हमारे सोर्सेस और एप्लीकेशंस मतलब कहां पर हमारे पैसे यूटिलाइज होंगे। एंड टू डिटरमाइन नेट चेंज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नेट चेंज मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल में करंट ईयर में जो ये चेंज आया नेट चेंज, वो क्यों आया, किस रीजन की वजह से वो चेंज आया है। ये तीन ऑब्जेक्टिव हैं कि अपने सोर्सेज का पता लगाना, कहां से पैसा आता है, एप्लीकेशन कहां पर पेमेंट करते हैं, और नेट चेंज कि 2 सालों के बीच में जो नेट चेंज आया कैश का वो हमारा कैसे आया, ये चीज हम चेक करते हैं। इंपोर्टेंस और यूजेस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट फैसिलिटेट्स इन असर्टेनिंग कैश फ्लो। कैश फ्लो को पता लगाने के लिए हमारे को हेल्पफुल होता है। फैसिलिटेट्स प्लानिंग, कैश की प्लानिंग के लिए भाई हमें उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करनी है, उसके लिए भी कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारे लिए हेल्पफुल है। हेल्प इन असेसिंग लिक्विडिटी और सोल्वेंसी की हमारी जो लिक्विडिटी या सोल्वेंसी कैसी है उसको असेस करने के लिए भी हमारे पास जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट काम आती है। एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट, कैश का एफिशिएंटली मैनेज अगर आपको करना है कैश, तो वो भी क्या कहते हैं हेल्पफुल विद द हेल्प ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टडी, रीजन फॉर कैश पोजीशन की हमारी कैश की पोजीशन क्या है। इवैल्यूएट मैनेजमेंट डिसीजन की मैनेजमेंट जो डिसीजन है वो इवैल्यूएट कि जो हमने डिसीजन लिए थे वो ठीक है नहीं है, बिजनेस पे उसका क्या इंपैक्ट है। डिविडेंड डिसीजंस की हमारे पास डिविडेंड डिसीजन का मतलब प्रॉफिट तो बहुत बार होता है लेकिन एडिक्वेट कैश नहीं होता, तो एडिक्वेट कैश ना होने की वजह से हम डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। तो वो भी कैश फ्लो स्टेटमेंट से ही पता लगता है कि अगर हमारे पास एडिक्वेट कैश है तो हम डिविडेंड डिसीजन ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं। कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन कौन सा था हमारा? फिक्स एसेट में पैसे को इन्वेस्ट करना। अब पैसे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉफिट होना बिजनेस में कोई बड़ी बात नहीं है, प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन बिजनेस को अपने हर एक चीज के लिए एडिक्वेट कैश भी होना चाहिए कि भाई ठीक है आप एसेट्स खरीदना चाहते हो उसके लिए आपके पास कैश है या नहीं है, अपनी लाइबिलिटीज को पेमेंट करना चाहते हो उसके लिए आपके पास कैश है या नहीं है, वो देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये थी हमारे स्टूडेंट्स इंपोर्टेंस। ऐसी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। पहली लिमिटेशन तो कौन सी है कि हमारे पास जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो किसको नहीं दिखाती, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस को नहीं दिखाती, और नॉट सुटेबल फॉर एन इनकम स्टेटमेंट, ये इनकम स्टेटमेंट के लिए कोई सुटेबिलिटी नहीं है हमारी इसकी। नॉट सुटेबल फॉर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के लिए भी कोई सुटेबल नहीं है। हिस्टोरिकल इन नेचर, क्योंकि इसमें सारे के सारे जो डाटा है हम बैलेंस शीट से बनाते हैं और बैलेंस शीट में जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज लिखी होती हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे चलती है, मार्केट वैल्यू से उनका कोई भी रिलेशन नहीं होता है। इसमें असेसमेंट ऑफ लिक्विडिटी, असेसमेंट ऑफ लिक्विडिटी, लिक्विडिटी कभी भी इसमें डिटरमाइन नहीं की जा सकती क्योंकि कैश फ्लो तो हमारी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी पे डिपेंड करता है, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ करंट एसेट्स, तो करंट एसेट्स का ये कंपोनेंट है, तो पूरी की पूरी करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटीज को हमने यहाँ पर यूज नहीं किया। एक्यूरेसी ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है, भाई देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनती कैसे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, अगर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है तो हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट भी कैसे बनेगी, इनकरेक्ट। तो ये स्टूडेंट्स ये थे इसके हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके यूजेस और इंपोर्टेंस, और लास्ट है उसकी लिमिटेशन। तो ये तो इसका थ्योरी पार्ट था, क्योंकि थ्योरी पार्ट जो ये चैप्टर है स्टूडेंट्स ये हमारा 8 मार्क्स का चैप्टर है, जो इसके मार्क्स है हमारे वो है 8, और कैसे हो गए डिवाइड 6 + 1 + 1। आपको इसमें से इस चैप्टर में से 3 क्वेश्चंस आएंगे, एक 6 मार्क्स का जो कि पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट का आना है, और 2 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स के। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कोई ऑब्जेक्टिव, लिमिटेशंस या फिर क्या कहते हैं इंपोर्टेंस को भी पूछ सकते हैं, तो कोई भी हर एक चीज इंपोर्टेंट है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारे पास वो इसमें दे रखा है, इसने डेफिनेशंस आपके पेज नंबर 5.3 पे दे रखा है बुक के, डेफिनेशंस एंड की टर्म्स यूज्ड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3। कैश, कैश
कंप्राइजेस ऑफ कैश इन हैंड, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। कैश इक्विवेलेंट में इसने बता रखा है हमारे पास चेक, डिमांड, ये मतलब हमारे पास जो जो चीज इसमें आती है। अब क्लासिफिकेशन कर दिया इसने कैश फ्लो का, जो मैंने बताया था कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड होगी कैश फ्लो स्टेटमेंट, 3 पार्ट्स में, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तो इसमें सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गई हमारे पास। ऑपरेटिंग एक्टिविटी गिवन है पेज नंबर 5.4 पे, आप बुक से भी उसको पढ़ सकते हो। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है? प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी, मतलब बिजनेस का मेन काम, जहां से हम पैसे अर्न कर रहे हैं, बिजनेस के लिए जो प्रॉफिट कमा रहे हैं। ऑफ द एंटरप्राइज एंड अदर एक्टिविटीज दैट आर नॉट इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कह रहे हैं कि एक तो मेन प्रिंसिपल रेवेन्यू अर्निंग एक्टिविटी है, और एक वो एक्टिविटीज जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग नहीं होती। जो चीज इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में नहीं आती वो इसी में काउंट होती है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी of the enterprise and other activities that are not investing or financing activity। अब इसमें कौन-कौन सी चीजें आती हैं? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी being the principal revenue producing activity of enterprise generally result from the business transactions and events that determines net profit or loss। एग्जांपल दे रखे हैं कुछ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के। नॉन फाइनेंशियल कंपनी, नॉन कंपनी दो टाइप की होती है, फाइनेंशियल कंपनी, नॉन फाइनेंशियल कंपनी। नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए कौन सी है? कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग सर्विस, कैश रिसीव्ड फ्रॉम रॉयल्टी फीस कमीशन, कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर या बिल रिसीवेबल्स है, कैश पेमेंट टू परचेज ऑफ गुड्स एंड अवेलिंग सर्विसेज, कैश पेमेंट टू ट्रेड पेबल क्रेडिटर या बिल्स पेबल, कैश पेमेंट ऑफ वेजेस, सैलरी एंड अदर पेमेंट्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम प्रीमियम एंड पेमेंट ऑफ क्लेम्स, इंश्योरेंस कंपनी, कैश पेमेंट एंड रिफंड, इनकम टैक्स पे करना है उससे रिफंड मिलना। और नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए क्या है? परचेज ऑफ सिक्योरिटी, पेमेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन, रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटी, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन ग्रांटेड, पेमेंट ऑफ सैलरीज बोनस टू एम्प्लॉइज, पेमेंट ऑफ एनी रिफंड ऑफ टैक्स, कोई टैक्स की पेमेंट या कोई रिफंड। तो ये हमें दो अलग अलग तरह से दे रखा है कि हमारे पास अगर फाइनेंसिंग कंपनी हमारी तो अलग होती है ट्रांजैक्शन, नॉन फाइनेंसिंग कंपनी है तो हमारी ट्रांजैक्शन अलग होती है। इसके बाद हमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें कि आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन आर क्लासिफाइड और शोन अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसमें से आइडेंटिफाई करो कौन सी ट्रांजैक्शन आपकी ऑपरेटिंग है, कौन सी ऑपरेटिंग नहीं है। अगर हम बात करें कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, कैश पेड फॉर परचेज ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ सैलरी, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन। अब जो ये रीपेमेंट ऑफ लोन है और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन है, ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि पेमेंट ऑफ लोन या उसका इंटरेस्ट पे करना हमारे लिए कौन सी एक्टिविटी है? वो हमारे लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। डिविडेंड पेड भी हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। परचेज ऑफ मशीनरी अगेंस्ट पेमेंट वो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। डिविडेंड पेड ये भी हमारी इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। सेल फॉर कार इन कैश इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। कमीशन रिसीव्ड ये हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल ये भी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, पहले 3 और उसके बाद आएगी हमारे पास 9th एंड 10th, ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसके बाद आ जाती है हमारे पास नेक्स्ट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या है हमारी? तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर द एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स। एक्विजिशन मतलब उनको लेके आना या डिस्पोजल उनको बेच देना ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स नॉट इंक्लूड्स इन कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट को छोड़कर हमारे पास जो भी लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं या इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनका एक्विजिशन को खरीदना या उनको डिस्पोजल उनको बेचना से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज आती हैं वो हमारी आएंगी किसमें? वो आएंगी हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इसके कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। पेमेंट ऑफ परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, पेमेंट ऑफ परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटीज, एडवांस एंड लोन्स मेड टू थर्ड पार्टी या रिसीव्ड फ्रॉम रीपेमेंट ऑफ एडवांस एंड लोन फ्रॉम थर्ड पार्टी। इसके लिए इलस्ट्रेशन नंबर 3 में इसी का पूछ रखा है कि क्लासिफाइड करो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। उसके बाद हमें लास्ट दे रखा है 5.7 पेज पे
और इसका दे रखा है हमें 5.5 पेज पे। ये मैंने पेज नंबर और लिखे हैं, आप थ्योरी इसकी जो पढ़ सकते हो वहां से। 5.7 पेज पे गिवन है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर द एक्टिविटीज व्हिच रिजल्ट इन चेंज in size and composition of owner's capital. Financing activities are the activities which result in change in size and composition of owner's capital, including preference share and equity shares and borrowing of enterprise from other sources. मतलब basically इसमें share capital और हमारी borrowings को ही हम show करते हैं कि उनसे अगर मान के चलो उनसे हम पैसा raised कर रहे हैं तो inflow, और अगर उसको हम repayment कर रहे हैं मतलब debentures को repay कर दिया, redemption कर दिया, outflow, लोन ले लिया, इनफ्लो, लोन को रीपे कर दिया, आउटफ्लो, और लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट था वो पे कर दिया, आउटफ्लो, शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दिया, आउटफ्लो। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि किस ट्रांजैक्शन से पैसा आ रहा है, इनफ्लो, और किस ट्रांजैक्शन से पैसा जा रहा है, आउटफ्लो। तो इसके बाद ये तो था स्टूडेंट्स हमारे पास जो बेसिकली मीनिंग, बिल्कुल सिंपल मीनिंग कि हमारे पास की हमारी जो एक्टिविटीज है, कैश फ्लो क्या है, ये तीन एक्टिविटी कौन सी है। उसके बाद हमारे पास जो पेज नंबर 1 पे मेन पेज जो आ गया आपका 5.9, पेज नंबर 5.9 पे डिटेल गिवन है। 5.9 पेज पे डिटेल गिवन है, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 शोइंग द इनफ्लो एंड आउटफ्लो। तो इसमें अलग अलग एक्टिविटीज का इनफ्लो आउटफ्लो शो कर रखा है। पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी का इन केस ऑफ फाइनेंशियल कंपनी, इन केस ऑफ नॉन फाइनेंशियल कंपनी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। तो ये पूरी की पूरी टेबल है जो आपको अच्छे से रीड करनी है, और यही सेम आपको क्या कहते हैं उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं, आज आपका जो मेन होमवर्क बनेगा वो बनेगा आपको, मतलब ये तीनों 5.9 पेज पे भी, 5.10 पेज पे भी पूरी जो टेबल्स गिवन है, आपको सारी टेबल्स पढ़नी है। और वैसे तो इस चैप्टर के हमें करने हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, मेन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, लेकिन आज का जो होमवर्क है वो आपका बनेगा इलस्ट्रेशंस।